जी मैम। नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल सभी मेरे भाई बहनों को, देखने वालों को, सुनने वालों को। मैं मीतू राजपूत। आज मैं अपना लाइफ स्टोरी बचपन से लेके जब मैं पैदा हुई तब से लेके आज तक का मैं सब मतलब आम लोगों के बीच अपनी लाइफ स्टोरी रखने को जा रही हूँ कि मैं मीतू राजपूत। मेरा जन्म जो है वो बिश्नाह तहसील में सलाट गांव में हुआ था। उस वक्त का टाइम जो है मैं अपने नानू के घर में पैदा हुई। मेरे नाना जी जो थे चतर सिंह छाड़ा जी, वो तहसीलदार थे और बाद में वो सब रजिस्ट्रार होकर पेंशन भी हुए और काफ़ी एक बिग लैंडलॉर्ड थे वहाँ गांव के। तो जो मेरी मम्मा थी वो उनके पास ही रहती थी, उस वजह से मैं भी अपने नानी के घर में ही मेरा पालन पोषण जो है वो वहीं पे हुआ। और मैं अपने नानू को बहुत प्यार करती थी, माँ को बहुत प्यार करती थी। मम्मा ने काफ़ी परेशानियाँ देखी मुझे पालने के लिए। जैसे कहा जाता है कि हम रामायण पढ़ते हैं कि सीता ने काफ़ी कष्ट झेले अपने बच्चों को पालने के लिए, वैसे ही मैं अपनी माँ को भी सीता का स्वरूप मानती हूँ कि मेरी मम्मा ने मुझे पालने के लिए, मैं ओनली चाइल्ड थी अपनी मम्मा का, काफ़ी दुख झेलने पड़े। उन्होंने मुझे पाला, पढ़ाया, लिखाया और काफ़ी जितना हो सकता था मेरी मम्मा ने वो सब किया। तो ऐसे ही मुझे आज भी वो, मैं जब उस साइड बिश्नाह जाती हूँ तो मुझे अपना गांव सलाट जो है वो याद आ जाता है। वो बचपन जो मैंने वहाँ पे गुजारा था, वो लम्हे जो मैं उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ खेली थी, कूदी थी, मैदान में जाना, बाहर ज़मीन में जाना, वहाँ पे जब फसल के दिन हुआ करते थे वहाँ पे जाना, वो सब जब याद आता है तो मन करता है कि हम पीछे से लाइफ में बैक में चले जाएं, मगर ऐसा हो नहीं पाता ना। तो वैसे मैंने वहाँ पे अपना जो है एजुकेशन शुरू की। 10th तक का मैंने जो अपनी पढ़ाई है वो वहाँ सलाट गांव में स्कूल था। वो स्कूल भी मेरे नाना जी ने अपनी ही ज़मीन में बनवाया हुआ था। वहाँ पे मैंने एजुकेशन पूरी करी। मेरे जितने भी वहाँ पे प्रिंसिपल थे, टीचर्स थे, सभी मुझे बहुत प्यार करते थे और एक होनहार बच्चे के नाम से मुझे बोलते थे कि ये बहुत ही होनहार लड़की है, तो ये आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ समाज का अच्छा करेगी। उसके बाद जो है आगे मेरी स्कूलिंग लाइफ जो है वो बिश्नाह से शुरू हो जाती है। बिश्नाह हाई सेकेंडरी स्कूल में मैं मुझे लगता है कि शायद 1980 की बात कर रही हूँ मैं। 1980 में मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, तो वहाँ पे मेरी एजुकेशन हुई। तो वो सफ़र भी जो था वो एक अच्छा सफ़र था। काफ़ी बच्चे हमारे जो अरनिया से आते थे, तरीवे से आते थे, सलाट से आते थे, बिश्नाह से आते थे, फिर दब्बड़ से आते थे, फिर वो साथ में गांव सरोर था। क्लासमेट्स जो थे उन सभी लोगों के साथ मिलजुल के मैंने वहाँ पे अपनी एजुकेशन जो है, आगे की एजुकेशन मैंने वहाँ पे पाई। तो उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ कि उस वक्त जब मैं बिश्नाह में आई थी तो मुझे आज भी याद आता है कि मुझे वहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट्स अवार्ड जो है, हमारे उस वक्त मोहम्मद शफी साहब थे एजुकेशन मिनिस्टर। उस वक्त कांग्रेस और एनसी की कंबाइंड मतलब अलायंस गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त भी मुझे वो बेस्ट स्टूडेंट्स अवार्ड भी मिले। हाँ, मैं अपने टाइम में एक बहुत अच्छी डिबेटर भी रही हूँ। जब भी सुबह मॉर्निंग प्रेयर होती थी तो सभी टीचर्स जो थे वो मेरे को ही आगे करते थे प्रेयर बोलने के लिए, क्योंकि वो एक माँ सरस्वती कहते हैं ना, माँ सरस्वती का जो वास होता है वो भी किस्मत वालों को ही मिलता है। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि आज भी मेरा गला जो है माँ सरस्वती का वास है, आवाज़ बहुत क्लियर थी मेरी, तो मुझे प्रेयर के लिए भी वहाँ बोला जाता था। जितनी भी कॉलेज में या स्कूलिंग लाइफ में डिबेट प्रोग्राम्स हुआ करते थे, जितने भी कंपटीशन हुआ करते थे, उसमें सारे जो मेरे सर थे, टीचर्स थे, वो मुझे आगे रखते थे कि ये जो है ये काफ़ी अच्छी है, तो इसको पार्टिसिपेशन मेरी करवाते थे। तो छोटे होते ही मतलब मैंने प्राइजेस लेने, अवार्ड लेने, कंपटीशन लेने में उस लगन में हुआ करती थी। तो फिर बाद में हम एंजॉय भी बहुत करते थे। मुझे आज भी याद आता है कि हमारे साथ भी गाँव हुआ करता था, जब हुआ करता था, वो नीलम राजपूत लड़की थी, वो भी मेरी फ्रेंड हुआ करती थी। तो हम जब वो वहाँ मैरी गोल्ड के फूल लगे होते थे स्कूल से, तो मुझे बिंदी लगाने का बचपन से बहुत शौक था। तो अक्सर मेरी मम्मा जो है मेरी प्रिंसिपल को कहती थी कि ये मेरी बच्ची को बिंदी लगाने का
बहुत शौक रहता है। तो मेरी प्रिंसिपल जो थी मैम, वो मुझे प्रेम मैम थी, जो हमारे प्रिंसिपल थे, प्रेम गुप्ता ऐसे करके मुझे याद आया। तो वो कहते थे कोई इशू नहीं है इसमें, अगर बच्ची को बिंदी लगाने का शौक है तो हम जो मैरीगोल्ड के फ्लावर्स के होते थे उसको हमने अपने पेन का वो निकाल के बिंदी बना के तो हम ऐसे लगा के क्लास में बैठे रहना। और फिर मुझे याद आता है कि एक हमारा सर हुआ करते थे वहाँ, कल्याणी से आते थे मैथ टीचर, तो वो बहुत ही अच्छे से मैथ्स पढ़ाते थे। एक हमारे सिंह सर हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे। जब वो मुझे आज भी याद आता है कि जब वो बोल रहे होते थे क्वेश्चन मैथमेटिक्स, भगवान की दया से मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स में मैं इतनी तेज थी कि जब वो अभी क्वेश्चन शुरू ही कर रहे होते थे तो मुझे उस पूरे क्वेश्चन का भी पता होता था, और उसका आंसर मैं उनका क्वेश्चन खत्म करने से पहले ही लिख के तो उनके आगे दे देती थी। तो वो बोलते थे कि शी इज एक्सेलेंट। तो ऐसे टाइम पास होता था। और फिर विश्वनाथ में भी काफी अच्छी फ्रेंडशिप मेरे साथ रही। अश्विनी जो एक्स MLA है वो हमसे 2 साल आगे सीनियर थे। एक ही हमारा स्कूल था, हम साथ में पढ़ते थे। फिर एक अश्विनी और भी हुआ करता था, शायद उसने हार्डवेयर की शॉप डाली है। फिर एक फॉर्मिला गुप्ता थी लड़की, काफी लड़कियां थी, अब किसके तो मुझे नाम भी मतलब भूल गई हूँ मैं। तो हमारा अच्छा ग्रुप हुआ करता था, हमने पढ़ाई अच्छे से करनी। फिर उसके बाद हम लोग गेट के बाहर हमारे, मुझे लगता है कि उस वक्त जो स्कूल था विश्वनाथ में कोई भी एक दुकान नहीं थी, खाली एक सरदार जी की दुकान होती थी, प्रदीप की। प्रदीप वो दुकान पे बैठता था, वही एक दुकान हुआ करती थी। और एक हमारा वो जो आइसक्रीम आज भी लगाते हैं, आज भी विश्वनाथ तहसील के बाहर वो आइसक्रीम लगाते हैं। तो मुझे देखते हैं कि मैंने तेरे को जब देखा था, मतलब वो 82 की बात करते हैं कि जब मैंने 82 में तेरे को यहाँ देखा था, तो आज भी मुझे लगता है कि तुम वैसी ही हो। तो वो उस वक्त मतलब उसका वो कहते हैं ना, उसका वो लगाते थे, आलू टिक्की की रेडी लगाते थे, कलाड़ी कुलचा ऐसे करके। तो वो हम काफी अच्छा समय जो है मैंने वहाँ पे सलाड़ गांव में बिश्नाह में काफी अच्छा सा, मुझे आज भी याद आती है तो मन करता है बचपन में वापस चले जाऊं। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर मैंने मेरी ग्रेजुएशन शुरू हुई तो मैंने वीमेन कॉलेज जो है गांधीनगर में वहाँ पे एडमिशन ली। तो मैं बहुत ही एक सिंपल सादी और चुप रहने वाली स्टूडेंट्स जो थी वो हुआ करती थी। तो वहाँ भी मैंने अच्छे मार्क्स लेकर जो है ग्रेजुएशन जो है उसमें मैंने अव्वल नंबर लेकर, मतलब डिस्टिंक्शन तक लेकर, तो मैंने वहाँ से निकली। तो उसके बाद हमने धीरे धीरे मैंने फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। उसी वक्त की बात कर रही हूँ मैं, 84 की बात कर रही हूँ कि जब मेरी 19 ईयर्स की एज थी तो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी। तो उसके बाद मैंने फिर आगे जो है मास्टर्स डिग्री के लिए मुझे जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया मैंने। तो उस वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी में भी हमारा अच्छा ही ग्रुप था। तो मतलब मैं गांव की लड़की होकर भी वहां मैं अपने यूनिवर्सिटी में, जम्मू यूनिवर्सिटी में अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो थी वो मैं बनी थी अपने क्लास टाइम में भी। तो ऐसे जो था वो मेरा सफर जो है वो चलता रहा। उसके बाद आफ्टर मतलब जब मैंने ये पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मास्टर्स डिग्री कर ली, उसके बाद मैंने फातिमा कॉन्वेंट स्कूल जो है बिश्नाह में, वहाँ पे मैंने 1 साल के लिए जॉब की। उसके बीच में ही मेरी जो है वो शादी हो जाती है। फिर शादी के बाद में जब जम्मू करणनगर मांडा में मेरी शादी हो जाती है हमारे शक्ति सिंह जी के साथ, जो कि हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट में जो थे वो सीनियर टेक्नीशियन की हैसियत से काम कर रहे थे। तो उन्होंने फिर मेरी जॉब जो है कॉन्वेंट स्कूल की वो छुड़वा दी। उन्होंने कहा कि आप इतनी दूर बिश्नाह में नहीं जाओगे, आप घर में बैठ के ही काम करोगे और दूसरे लोगों को भी आप रोजगार दोगे। अब ऐसा काम घर में करोगे कि जिससे कि दूसरी और भी जो औरतें हैं उनको एम्पावर करोगे। तो वो मतलब जो एम्पावरमेंट की जो एक प्रेरणा है वो वैसे अगर सही मायने में सोचा जाए तो वो मेरे हस्बैंड से आई कि ये कुछ करना है। तो जो मेरी मम्मा थी, मम्मा को यही था कि मेरी बेटी जो है पढ़ लिख के कोई बहुत बड़े मुकाम पर बैठे। तो काफी मतलब मैं बैंक के एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए। फिर एयर होस्टेस का था वो भी मैंने क्वालिफाई किया। मगर ये था कि मेरे जो फादर नहीं थे, मैं सिंगल चाइल्ड ही थी। मम्मा जो थी वो इतना बाहर अंदर नहीं जा सकती थी। उस वजह से जो था वो मैं इंटरव्यूज में मुझे प्रॉब्लम आती थी कि अगर एयर होस्टेस का इंटरव्यू था तो मुझे दिल्ली जाना था, तो कोई मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। और मम्मा मुझे अकेली भेजने के लिए तैयार नहीं थी कि ये बच्ची अभी इतनी इनोसेंट सी है, ये अकेले कैसे जाएगी बाहर।
तो ऐसे करके फिर मैं जो है ये मेरे हस्बैंड जो है इन्होंने शादी के बाद मुझे हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर में ले आए ये। तो यहाँ हमारे एक असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। एक दिन वो मेरे हस्बैंड के साथ हमारे रेजिडेंस में आए, तो उन्होंने जब देखा कि इसने ये पढ़ी लिखी भी है, हाईली क्वालिफाइड है और इसने कुछ जो है ये आर्ट एंड क्राफ्ट का काम भी कर रही है, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप ऐसे करिए कि आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एक प्रेरणा उन्होंने भी दी। वीके महाजन जी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर थे ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में। उस वक्त ये दफ्तर जो था ये यहाँ रानी पार्क में हुआ करता था, बिल्कुल हमारे घर के पास ही था। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे रजिस्टर्ड कर लिया एज ए आर्टिजन और फिर मुझे लगता है कि 1990 में शायद इन्होंने 91 में मुझे जो है जयपुर के लिए इन्होंने मुझे वहाँ पे स्पॉन्सर कर दिया। तो वहाँ हमारा बहुत अच्छा इवेंट रहा। हम जितना भी मतलब अपना जो सामान लेकर गए थे सारे का सारा वो सेल हो गया हमारा। तो ऐसे चलते चलते जो था मतलब फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का जो था इनकी एक स्कीम आती थी ATS के नाम से होती थी। उसमें क्या होता था कि रेंट बिल्कुल नहीं होता था। जो मतलब आर्टिस्ट है वो अपने घर में ही काम कर सकता था। उसमें बेनिफिशरीज होती थी, टीचर्स का ऑनरेरियम होता था, सिखाने वाले का जो मास्टर ट्रेनर होता था। ऐसे करके जो है साल मतलब मेरे कोर्सेज जो थे वो चलते रहते थे और मैंने उस तरह से फिर काफी वीमेंस को एम्पावर किया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको मतलब कई स्कूल्स में भी वो जॉब करने लगी। फिर धीरे धीरे मैंने 1990 में फिर एक सोसाइटी भी बनाई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जो कि हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के थ्रू रजिस्टर थी। तो उसके थ्रू क्या होता है कि जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हो, इस वक्त तो काफी अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है जो सोसाइटी बनाता है। तो उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ 1990 की। तो उस वक्त जो थी थोड़ी सी पेमेंट मिलती थी, मतलब कि 19,500 समथिंग ये थोड़ा सा फाइनेंस देते थे जो कि हमें गवर्नमेंट को वापस नहीं करना होता था, उसी से काम चलाना होता था। तो वो मैंने वो किया और साथ साथ में ये जो हमें ये क्या करते थे कि जो भी इनके साथ रजिस्ट्रेशन हो जाती थी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमें दुकानें जो हैं वो जगह जगह पे ऑल ओवर इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया में ये पार्टिसिपेशन के लिए हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो थी। और उस वक्त मुझे याद आ रहा है कि TADA भी मिलता था बाहर जाने का। जो एक आदमी बाहर जाता था उसके साथ एक असिस्टेंट हुआ करता था, तो वो TADA भी मिलता था। मतलब अगर जो जा रहा है उसको 10,000, जो साथ जा रहा है उसको 5,000, मतलब 15,000 के लगभग हमें बाहर जाने का। उस वक्त 1990 में 15,000 की अमाउंट भी दैट्स अ बिग अमाउंट तो लगती थी हमें। तो सब कुछ हमारा उसमें 15,000 रुपये में हमारा 15 दिन का ट्रिप जो है वो भी हो जाया करता था, बहुत अच्छा। तो अच्छा रहता था। फिर 1998 में मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है वीमेन को एम्पावर करने के लिए, सोशियोइकोनॉमिक वीमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने 3 साल जो है वो अपने से ही काम किया, अपनी कंट्रीब्यूशन से काम किया। फिर हमारे हुआ करते थे KS ऑफिसर गुप्ता जी हैं, अब उन गुप्ता जी का नाम थोड़ा मुझे भूल गया है। तो उन्होंने फिर हमें काफ़ी स्पॉन्सर किया, जुड़ा से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है मैंने काफ़ी चलाए। तो कोऑपरेशन रही, स्टार्टिंग में काफ़ी कोऑपरेशन रही। तो फिर हम आ जाते हैं धीरे धीरे करके 2000 में आ जाते हैं। 2000 में क्या हुआ कि मुझे एक फ़ोन आता है, यहाँ हमारा डिपार्टमेंट है जानीपुर में डिपार्टमेंट है, वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर की तरफ से फ़ोन आ जाता है, मैम यहाँ अवार्ड के लिए हम आपको सेलेक्ट करते हैं। तो 2000 में फिर मुझे जो SKICC श्रीनगर में, उस वक्त भी NC की ही गवर्नमेंट थी, फारूक साहब के भाई थे मुस्तफा कमाल साहब, तो उनके हाथों से हमें स्टेट अवार्ड जो है वो मुझे फर्स्ट प्राइज जो है वो दिया गया। तो उस वक्त मुझे कहते हैं कि जब इंसान कोई चीज़ अचीव करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। उस वक्त मेरी खुशी की सीमा भी नहीं रही। और हमारी जो लोग थे, हमारे जम्मू के लोग थे, कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी मुस्लिम थे, या हमारे राजपूत कम्युनिटी के लोग थे, या मेरे गांव के लोग थे, या मेरे फ्रेंड सर्कल था, उन सबको बहुत ही खुशी हुई कि चलो हमारे ग्रुप में से एक लड़की जो है ये आगे निकली है। तो फिर ऐसे करते हुए मैंने NGOs का मैं कर रही हूँ कि काफ़ी वीमेंस को हमने रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली, कभी हमें कुछ भी नहीं मिलता था गवर्नमेंट से, फिर हम जो मेंबर हुआ करते थे हमारे 5-6, हम कंट्रीब्यूशन करते थे। कंट्रीब्यूशन करके हमने किसी न किसी गांव में कैंप लगा देना,
जजरकोटली में हमने कैंप्स लगाए, डंसाल में हमने कैंप्स लगाए, नगरोटा में हमने कैंप्स लगाए। तो ऐसे करके हमने काफ़ी वीमेन के लिए मैंने बहुत काम किया। और फिर जो है मुझे बेस्ट वीमेन एनजीओ अवार्ड जो है वो भी WWF की तरफ से भी जो है वो दिया गया नेशनल लेवल पे। तो बाकी छोटे मोटे जो मतलब सर्टिफिकेट्स हैं या छोटी मोटी ट्रॉफीज हैं वो तो स्टेट लेवल पे मैं कहती हूँ कि उनकी काउंटिंग करना ही मुश्किल है। मुझे कितने सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट से मिले और कितना अप्रिसिएशन के, वो बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं आगे बढ़ते बढ़ते फिर मैं थोड़ा पॉलिटिकल लाइन में भी आना शुरू हो गई। फिर जैसे जैसे मैं गांव में काम करती थी लोगों ने मेरे पास आना शुरू कर दिया। मतलब मुझे यूथ जो है हमारा मेल्स जो है, देखो मैम हमारा रेवेन्यू में काम नहीं हो रहा, हमारा थाने में काम नहीं हो रहा है, हमारा हॉस्पिटल में काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे मैंने लोगों के काम करवाना भी शुरू कर दिए और उनके साथ भी जाना शुरू कर दिया। कहीं उनको तहसील में पैसे नहीं आ रहे हैं, कभी उनका कोई पटवारी कागज नहीं दे रहा है, या डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में कोई काम फंसा है, DC के वहाँ कोई काम फंसा है, तो मैंने उन लोगों की जो है जितनी भी मेरे से जो सेवा हो सकती है वो मैंने करनी शुरू कर दी। क्योंकि मेरे अंदर जो जीन्स थे मेरी माँ के थे कि कर्म योगी ही बनना है, तेरा काम जो है कर्म करना ही तेरा एक काम है, तुझे कर्म ही करना है। तो ऐसे मैंने जो है वो अपना जिंदगी का फिर एक मिशन भी बना लिया। फिर बाद में कुछ हमारे प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज के भी मतलब जो हमारी रिश्तेदार थे उनके साथ भी उन्होंने, जब मेरी मम्मा की डेथ हो जाती है, नानू जो है इनकी 2200 कनाल लैंड थी, उन्होंने पार्टिसिपेशन जो है पूरी सबको अपने मतलब जितने जी वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करके गए हुए थे कि ये उसका ये उसका उसका, और मेरी मम्मा जो है उसको अलग से एक खेवट, पूरी एक खेवट मेरी माँ के नाम कर दी हुई थी कि ये आपकी है, इसकी ये तेरे हिस्से की है, ये तुम देखभाल करेगी। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा, कहते हैं ना कि इंसान के अंदर एक क्रांति, रेवोल्यूशन, एक बदलाव कब आता है, वो बदलाव घर से ही शुरू होता है, जो कि मैंने स्टडी किया। मैंने महाराजा हरि सिंह जी को फॉलो करती थी, उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ती थी कि उन्होंने हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की जो फाउंडेशन है वो महाराजा हरि सिंह जी ने की थी औरतों के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर की औरतों के लिए। उन्होंने उनको विधवा विवाह की भी इजाजत दे दी कि एक विधवा औरत जो है वो दूसरी शादी भी कर सकती है। और हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली वीमेन के लिए खोला कि वीमेन जो है घर में बैठ के वो काम करे। तो ऐसे ऐसे जो हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी थे उनको भी मैंने स्टडी किया। भगत सिंह जी थे कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। तो वही जज्बा जो है वो मेरे अंदर आता गया। तो अब मैं तो एक बहुत बड़ी, मेरे अंदर अब इतनी मतलब क्या कहूँ मैं, इतनी आग है, इतनी क्रांति है। मैं कहती हूँ कि मैं लोगों की इतनी सेवा करूँ, भगवान मुझे इतनी पावर दे कि मैं लोगों के लिए सब कुछ करूँ। तो ऐसे करते करते जो है ये लाइफ मेरी ऐसे निकलती गई। और फिर मैंने 2014 में जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी ने मुझे 2 ओहदे दिए। मुझे एक तो कन्वीनर बनाया इन्होंने हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम सेल का, और दूसरा इन्होंने मुझे बोर्ड मेंबर वहाँ गंगवार साहब संतोष कुमार गंगवार जी की काफ़ी वेलकम। इन्होंने मैडम वहाँ रश्मि मैडम डायरेक्टर हुआ करती थी, तो उन्होंने जितना भी मेरे से थ्योरी वगैरह जो भी ली, मैंने काफ़ी इनको हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम्स के जितने भी थे, मतलब कुछ होता है ना कि ऑफिसर्स तो लोग बन जाते हैं मगर प्रैक्टिकल नॉलेज तो आर्टिस्ट जो होते हैं उन्हीं को होती है। तो वो सारा मैंने कि क्या क्या हमारे जम्मू का कानी शॉल्स हैं, एम्ब्रॉयडरी है, हमारा पश्मीना का बसोली पश्मीना का शॉल है, हमारे जम्मू की पेंटिंग्स हैं, हमारे बसोली की पेंटिंग्स हैं, हमारा चिकरी वुड है जो पुंछ में और रजौरी में होता है, हमारा चंबा एम्ब्रॉयडरी जो है यहाँ जम्मू में होता है, हमारा क्रेवल जो है ये जम्मू में होता है। ये सारी नॉलेज जो है मैंने मैडम रश्मि जी को मैजिक ऑफ गोल्डन हैंड्स ऐसे करके टाइटल बना के मैंने दिल्ली में भी भेजा। जो मैडम ने वहाँ जब मीटिंग होती है मेरी 2016 में वहाँ पे स्कोप कॉम्प्लेक्स में जब मीटिंग होती है तो मैम ने तब सभी मेरे ख्याल में शायद 180 के आसपास जो थे वो हम पार्टिसिपेंट्स थे ऑल ओवर इंडिया के। उनके सामने मैम ने बोला कि ये मीतू राजपूत जी मैडम जम्मू से आई हैं, इन्होंने इतनी ढेर सारा हमें प्योरी थ्योरी जो है JNK के बारे में लिखकर भेजी है। तो उस टाइम मुझे देख रही हूँ कि मंत्री जी बहुत ही खुश हुए। मेरे साथ जो गए थे सपोर्टर मेरे, उन्होंने भी देखा वहाँ से मतलब कि कितना अच्छा रिस्पांस रहा।
फिर उसके बाद 2014 के बाद भी मैं काम करती रही, जैसे करती रही। फिर अचानक क्या हुआ कि मुझे श्रीनगर जाना पड़ा। श्रीनगर जाना पड़ा तो हम कहाँ, वहाँ मैं अपनी गाड़ी में थी, अपनी फैमिली के साथ थी। वहाँ हमारे पे अटैक होता है, जो पत्थरबाज होते हैं वो अटैक, चारों तरफ से हमारी गाड़ी को घेर लिया जाता है। मगर हम बचे कैसे कि हमारी गाड़ी छोटी थी, आल्टो थी। हमने थोड़ी सी जगह से उसको निकाला और 180 की स्पीड पे चलाया और हम बच के निकल आए। और फिर ये बात आकर मैंने, जो हमारे चंद्रमोहन शर्मा जी एक सीनियर मोस्ट लीडर है हमारे JNK के बीजेपी के, मैंने उनको बताया, मैंने पुलिस को भी बताया। मैंने फिर अशोक कोल जी के पास गई और एक लेटर भी इनको रिटर्न दी कि मेरी फैमिली जो है, इनको काफी थ्रेट्स है, तो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। मगर वो आज तक इन्होंने प्रोवाइड नहीं करी। फिर यही कुछ था कि फिर कुछ लोग काफी मतलब डेलीगेशन के साथ अशोक कोल जी के पास बीजेपी के दफ्तर में भी गए कि ये मैडम बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी स्वार्थ के हम लोगों की सेवा करती है, काम करती है, हमारे साथ जाती है। कौन आदमी है जो अपना टाइम बर्बाद करके लोगों के साथ जाएगा? निस्वार्थ सेवा करती है, तो इसको आप कोई ना कोई एक ऐसा मुकाम दो कि ये घर में बैठ के टेलीफोन करे और काम करे। मगर अशोक कोल जी ने ऐसे ही टाल मटोल करके तो ये सब कर दिया। उसके बाद डॉक्टर निर्मल सिंह जी के बारे में क्या कहूँ मैं। उन्होंने क्या क्या जम्मू के लिए किया। जो बच्चे डिजर्विंग थे, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किए थे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, उनकी नौकरियों के लिए कोई हेल्प नहीं की। इवन कि मेरे तो वो जो मेरी प्रॉपर्टी का केस है उसमें तो वो ऐसे कूदे कि जैसे वो पता नहीं वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं, वो डॉक्टर निर्मल सिंह जी की है। इवन कि पुलिस वालों ने कहा, मैडम जी हम क्या करें, आपके बीजेपी के जो इतने बड़े बड़े ये दिग्गर नेता बैठे हैं, ये टेलीफोन कर रहे हैं। मतलब ये हालात है। फिर बात आ जाती है 2021 पे। 2021 पे 28 फरवरी को मेरे घर में मेरे ऊपर इतना जबरदस्त अटैक होता है, मेरी फैमिली पे अटैक होता है, हमें फॉलो अप किया जाता है। तो तब भी मैंने इनको ये एट प्रेजेंट LG जो है हमारे मनोज सिन्हा साहब, इनको मैंने एक बार नहीं 2 बार मैंने लेटर्स लिखी। मैडम जो आई थी वहां दिल्ली से हमारी निर्मल सीतारमण जी, उनको भी, जबकि वो फाइनेंस मंत्री थी, उनको भी मैंने एक लेटर भेजी कि देखिए, मैंने रिमाइंडर भी भेजा, मगर इन्होंने कोई सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी नहीं। जबकि मैं जम्मू कश्मीर की बेटी थी, हिंदुस्तान की बेटी थी, और ये रियासत हमारे पूर्वजों की थी, ये रियासत हमारे पूर्वजों की थी, और हमारे लिए ही एक भी सिक्योरिटी का इन्होंने बंदोबस्त नहीं किया। जबकि इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, इनके पास Z सिक्योरिटी भी है, 200 300 इन्होंने सिक्योरिटीज रखी हुई हैं। क्या हमारी लाइफ की कोई कदर नहीं है? जो एक आम इंसान जो है वो डेडिकेटेड है अपने नेशन के लिए, समाज की सेवा कर रहा है। तो इससे मैं नाराज होके मैंने फिर आम आदमी पार्टी जो है ये 2 तारीख मतलब 2022 को 2 मई को मैं आम आदमी पार्टी में शामिल होगी, और एक विजन और एक मिशन लेकर, शायद आम आदमी पार्टी को ये बात मालूम है कि नहीं है, मैं एक मिशन और विजन से आम आदमी पार्टी के अंदर आई हूँ कि आज के हालात हमारी रियासत के क्या है, बीजेपी ने हमारे लोगों के साथ क्या किया है। 370 उठ गया, स्पेशल स्टेटस उठ गया, 35A उठ गया। चलो 35A को भी छोड़ो, आप 370 को भी छोड़ो, स्पेशल स्टेटस तो नहीं जाना चाहिए था ना। जो नौकरियां 100% जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिलती थी, अब वो नौकरियां 100% ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को मिलेंगी जम्मू कश्मीर के अंदर। और यही प्रॉब्लम जो है ये बहुत बड़ा एक मतलब ये प्रॉब्लम बन गई। इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी में गई कि हो सकता है केजरीवाल साहब हमारी आवाज को सुने, जम्मू कश्मीर की आवाज को सुने। और उन्होंने जो काम दिल्ली में किए थे, दिल्ली का मॉडल देखा, पंजाब में जो उनके 3 महीने के अंदर, अभी जो हमारे कैबिनेट मंत्री आए थे हरजीत सिंह वंश, जो कुछ वो बता रहे थे पंजाब के बारे में, वो उन्होंने कहा कि मैं जेलों का मंत्री हूँ, मैं जेलों का मंत्री हूँ, मैं जेलों के अंदर गया हूँ। और वहां पे जो गैंगस्टर है, उन्होंने क्या कहा, हमें गैंगस्टर किसने बनाया? यही जो रूलिंग गवर्नमेंट थी यहाँ, उन्होंने बनाया। हम तो नहीं चाहते, जेल में आना नहीं चाहते, किसी को शूट आउट करना नहीं चाहते। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट्स है, उनको अच्छे से जो है पूरी तरह से जो है वो देखना चाहिए कि पब्लिक का
की जरूरत है। और आज का वक्त आप देख रहे हो, जम्मू कश्मीर में महंगाई कितनी है, ऑल ओवर इंडिया में महंगाई कितनी है, पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली तो यहाँ आती नहीं है, जबकि हमारी सरकार हमारे जम्मू कश्मीर में अपनी बिजली बनती है। ये अपनी बिजली जम्मू कश्मीर को देने के बजाय हम लोगों की बिजली को बाहर बेच देते हैं और उससे रेवेन्यू ले लेते हैं। हाँ, मैं अपने जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर वासी हैं, भारतवासी हैं, जो वर्ल्ड में रह रहे हैं, क्योंकि जब ये प्रोग्राम यूट्यूब में चलेगा या फेसबुक में चलेगा तो मेरे रिश्तेदार, मेरी बहनें जो अमेरिका में बैठी हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठी हैं, वो भी मुझे देखती हैं और देख रही हैं और सुन रही हैं। और मैं अपने जम्मू कश्मीर की बहनें जिनको मैंने एम्पावर भी किया, जिनकी हेल्प भी की, जिनकी ना भी की, अगर वो मुझे देख और सुन रही हैं और मेरे से वो कुछ इंस्पायर हो रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि मुझे मेरी ये सारी लाइफ स्टोरी की कैसे मैंने स्ट्रगल किया, कैसे मेरी माँ ने एक सीता की तरह, मैं अपनी माँ को सीता मैया का दर्जा देती हूँ कि मेरी मम्मा ने भी मुझे पालने के लिए बहुत ही दुख सहे हैं, जबकि वो एक बहुत बड़े गस्टेड ऑफिसर की बेटी होने के बावजूद भी, एक बहुत बड़े खानदान की बहू होने के बावजूद भी, जबकि मेरे पापा एक फौजी थे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि शायद वही जो ब्लड है, जो मेरी माँ का है, वही मेरे अंदर जो क्रांति है वही आई है कि मैं जितनी भी मेरी लाइफ है मैं नेशन के नाम डेडिकेट करूं, मैं उन लोगों के नाम डेडिकेट करूं जिन लोगों के साथ जो जमाने से सताए हुए हैं, जिन लोगों के काम नहीं होते हैं, हर जगह जिन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, मैं उन लोगों के लिए ये काम करूं। और जो लोग मेरी लाइफ स्टोरी से इंस्पायर हैं, जिनको अच्छा लगा है कि मैंने कैसे कैसे किन किन पड़ावों से मैं निकली हूँ, कितनी मुश्किलातों से निकली हूँ और आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ, तो वो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। और अगर मेरे लाइक कोई सेवा है तो वो मेरे पास भी आ सकते हैं। मेरा एड्रेस जो है 45 करनगर लेन नंबर 6 और ये मांडा साइड में पड़ता है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं हर वक्त आप लोगों की सेवा के लिए, जब तक मेरे इस शरीर के अंदर मेरी रूह विराजमान है, मैं आप लोगों की सेवा करती रहूंगी। जय हिंद, जय भारत।